वेलकम बैक अपनी तो पाठशाला में। अपनी तो पाठशाला में आज मैं आप लोगों को टेंस या ट्रांसलेशन जो होता है वो सिखाने जा रहा हूँ। देखिए ट्रांसलेशन का वीडियो मैं एक बार अपलोड कर चुका था, अनफॉर्चुनेटली वो किसी प्रकार से डिलीट हो गया है, तो मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो सारी जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो ये आप लोगों के बिगिनर्स के लिए है। अगर आपको ट्रांसलेशन के बेसिक रूल्स जानने हैं तो आज आपको पूरे ट्रांसलेशन की वीडियो इसमें मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप टेंस जान जाते हैं तो बाकी के कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं, ताकि आप यूजेस जान पाएँ, आप एक्टिव पैसिव नरेशन और भी बाकी सॉल्यूशन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसा करेंगे कि थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज अबाउट दैट टॉपिक ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो आइए हम लोग आज टेंस के बारे में सीखेंगे बच्चों। टेंस को दो भागों में बांटा गया है कि कौन कौन से भाग में। एक टेंस का मतलब होता है टाइम एंड वर्क। क्या होता है? टाइम एंड वर्क। टेंस हमारा टाइम और वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं कि टाइम और वर्क होता किस प्रकार के हैं। बेसिकली समय वो चीज होती है जिस पर कोई भी घटना घटती है, तो इसको तीन भागों में बांटा गया ताकि हम इजीली डिफाइन कर पाएं कि वो घटना पहले घटी थी, घट रही है कि आगे घटेगी। तो तीन भागों में टाइम को डिवाइड कर दिया गया है। वो पहला घटना था क्या आपका प्रेजेंट, जो आप चल रहा है, जो अभी की घटनाएं घटेंगी। दूसरा पास्ट, और तीसरा नंबर आपका फ्यूचर होता है। क्या? फ्यूचर। प्रेजेंट में जो भी घटनाएं घटेंगी वो प्रेजेंट की होंगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये कौन सा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, अगला नंबर आता है पास्ट, कोई घटना घट चुकी है, पहले ही कोई घटना हो थी जो कि घट चुकी है। अगला नंबर आता है फ्यूचर, कोई भी इवेंट या कोई भी घटना या कोई भी काम आगे होने वाला है। तो इस प्रकार से तीन ही काम होते हैं आपके जीवन में। कोई कहानी पढ़ लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए, कोई कुछ चीज पढ़ लीजिए, उसमें कोई भी घटना होने का जो बोध होता है, जो घटना होने के बारे में बताया जाता है, वो सिर्फ तीन रूपों में बताया जाता है, यानी तीन टाइम ही उस पर व्यक्त किए जाते हैं। ठीक, एक टाइम और व्यक्त किया जाता है जिसे इनडेफिनिट बोलते हैं। अभी हम उसको पढ़ेंगे, जो प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी हो। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि कोई भी वर्क अनिश्चित हो, यानी वो टाइम डिपेंड नहीं करता है, बस ये बताएगा कि आपकी हॉबी क्या है, आपका शौक क्या है। ठीक है, और वो आप काम करते हैं, लेकिन कब करते हैं इसकी जानकारी आपको नहीं पता चलेगी। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल टेंस के माध्यम से अंग्रेजी में लिखे हुए सेंटेंसेस को आप हिंदी में, और हिंदी में लिखे हुए सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये यूजेस होता है टेंस का। बिना टेंस बच्चों आप ट्रांसलेशन नहीं यूज कर सकते। 10th वाले और 12th वाले बच्चों के लिए विशेष कर टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेंस नहीं जानते आपके लिए बेमतलब होगा। स में नहीं कहाँ लगाना है, मच में नहीं कहाँ लगाना है, टेंस चेंज कब करना है। डू एज डायरेक्टेड में टेंस चेंज करने के लिए आता है, और एक्टिव पैसिव बनाने के लिए आता है, नरेशन चेंज करने के लिए आता है। आपको पैसेज आता है तो पैसेज समझ ही नहीं पाओगे कि था कि थी कि है कि होगा। तो आपको जब टेंस पढ़ लेते हैं तो आपकी आधी अंग्रेजी तो वैसे ही इजी हो जाती है, फिर यू कैन अंडरस्टैंड। इसका मतलब नहीं टेंस में ग्रामर खत्म हो जाता है, पर आपका स्टार्ट हो जाता है ग्रामर, आपको समझ आने लग जाती है चीजें जो भी होती रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखो, ये तीन ही चीज को आपको पढ़ना है। कितना सरल है। टाइम, आपके टेंस आपको टाइम और वर्क को डिपेंड करता है। हिंदी में इसको काल भी कहते हैं या समय भी कहते हैं, ताकि हम जान पाए कि बुक में किस समय कोई घटना हो रही है बच्चों। ठीक, अब देखते हैं कि ये प्रेजेंट के भी भाग होते हैं। क्या? अब उसको वर्क के आधार पर डिवाइड किया जाएगा। टाइम को वर्क के आधार पर डिफाइन किया जाएगा। कैसे? याद करने वाली जैसे कोई चीज नहीं है, बस आपको समझने वाली चीज है बच्चों। तो इन सभी का कनेक्शन चारों से होगा, यानी पास्ट का भी इससे होगा और फ्यूचर भी, यानी प्रेजेंट के जितने भाग होंगे, यानी टाइम को किस प्रकार, वर्क को कैसे डिफाइन किया है, वही पास्ट के भी होंगे और वही फ्यूचर के भी होंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला नंबर होता है इनडेफिनिट, उसका नाम है इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा नंबर है आपका कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा नंबर है आपका परफेक्ट, और चौथा नंबर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
ठीक है बच्चों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चार आपके टाइम वर्क पर डिपेंड करते हैं। जैसे इंडेफिनिट में क्या होता है, अनिश्चित काल, यानी राम खाना खाता है, राम खाना तो खाता है पर कब खाता है ये जानकारी आपको नहीं मिलेगा, ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जैसे मैं पौधों को पानी देता हूं, पौधों को पानी देता हूं मेरी हॉबी है, पर कब देता हूं ये नहीं, तो अनिश्चित होता है। कॉन्टिन्यूअस बताता है कि काम अभी चल रहा है, मैं खा रहा हूं, दौड़ रहा हूं, नहा रहा हूं। अभी आपको जब यूजर्स एग्जांपल से समझाएंगे तो अच्छे से आपको बनने लगेगा। परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, दैट इज मीन्स द वर्क हैज बीन टू बी डन। काम जो पूरा हो चुका है उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। और ये आखिरी वाला सेंटेंस ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं होता, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस से मिलकर के बना। अगर ये दोनों आता है तो ये आपको आ जाएगा, इसको मतलब ही नहीं था बनाने का। लेकिन ग्रामर अगर बना है तो बच्चों आप लोगों को मैं इसके बारे में भी जरूर जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, विदाउट टेंस यू कैन नॉट लर्न दैट एनीथिंग फ्रॉम योर ग्रामर्स, ओके। तो इट इज वेरी नेसेसरी टॉपिक एंड नाउ टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दैट होल वन बाय वन टॉपिक्स, ठीक है। तो प्रेजेंट के भी यही होंगे, वैसे ही फ्यूचर के। तो आगे जैसे हम प्रेजेंट के पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे ही पास्ट का इंडेफिनिट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड द थर्ड वन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द फ्रॉम प्रेजेंट से, ओके। सब लोग प्रेजेंट से ही शुरू करते हैं और बारी बारी से हम जानते हैं। ये चीजें ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है, पर फिर भी वीडियो को आप पॉज करके पीछे करके अगर आपको सीखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम शुरू करेंगे पहले कुछ चीजों को जानना, बेसिक सी चीजें। हम पूरे टेंसेस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे अगर लिखा है सी डज नॉट राइट अ लेटर, सी डज नॉट राइट अ लेटर, जैसे ये लिखा है, तो इसको हम कैसे मानेंगे कि वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है। इसका ये मतलब होता है हिंदी में, मैं समझाना ये चाह रहा हूं बेटा कि ये होती है हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड, टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। यानी सेंटेंस को हम तभी पहचान पाएंगे जब हेल्पिंग वर्ब होगी। हिंदी में तो हमारी हिंदी अगर लैंग्वेज है तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि वह पत्र नहीं लिखती है, तो ता है ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का होगा। अगर हम इसी को बोल दें कि सी डज नॉट राइट अ लेटर, इसी को हम बोले कि वह पत्र नहीं लिखेगी, तो गड़बड़ा ना जाएगा मामला। तो हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है कि कहां लिखेगी, कहां लिखती थी, कहां लिखती होगी। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हमें बताती है हेल्पिंग वर्ब। अगर यहां विल होता तो लिखेगी हो जाता, यहां पास लिखती की जगह क्या हो जाता, वह पत्र नहीं लिखेगी, ठीक है। अगर डिड हो जाता, क्या हो जाता, डिड, तो वह नहीं लिखती थी, है की जगह क्या हो जाता, थी हो जाता। तो कुल मिला के ट्रांसलेशन में हेल्पिंग वर्ब का बहुत यूज है। हम इजीली डिफाइन कर पाते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है उसके लास्ट में ती है आएगा, ता है आएगा, था है आएगा, कि ही आएगा, कि गा गी गे आएगा, ओके। इसलिए हेल्पिंग वर्ब अंग्रेजी से हमको हिंदी बनाने में मदद करता है, ठीक है बच्चों। तो अब हेल्पिंग वर्ब बहुत जाना जरूरी होता है, और हर सेंटेंस में इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है। पर आपको मैं समझा देता हूं बहुत यूजेबल, बहुत सरल तरीके से, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है प्रेजेंट, क्या लिखा है बच्चों, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में सिर्फ प्रेजेंट में इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चार होते हैं ना। तो चारों में से मिला करके कितनी हेल्पिंग वर्ब लगती है, देखो पहला लगता है डू और डज, क्या लगता है, डू और डज लगता है। फिर अगली वाले में लगता है आपका क्या, इज एम आर, इज एम और आर, ठीक है। अगले वाले में क्या लगता है, प्रेजेंटिव में हैज और हैव लगता है, ठीक। तो ये तीन, सॉरी यहां पे हैज नहीं, इधर लिख देता हूं हैज, ताकि आपको समझ में आए। इधर इज लिख देता हूं, इधर इज लिख देता हूं, इधर आर लिख देता हूं। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। इधर हैव लिख देता हूं, इधर हैज लिख देता हूं।
बात वही है, कुछ लोग डू डज बोलते हैं, डज डू भी बोल सकते हैं, इज एम आर भी बोल सकते हैं, हैज हैव हैज बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा बच्चों, और ये प्लूरल फॉर्म के लिए इस्तेमाल होगा जो बहुवचन होगा, ठीक है, बहुवचन या फर्स्ट पर्सन के साथ ये इस्तेमाल होगा, और ये सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होता है आई के साथ एम। तो आप समझ जाएंगे अभी जैसे यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्रेजेंट के साथ ये यूज इस्तेमाल होगी। पास्ट के साथ देखते हैं, पास्ट के साथ आपका इस्तेमाल होगा बच्चों, पहले वाले में डिड बस इस्तेमाल होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ एक। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस वाले में वॉज और वर इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा बेटा? तो इसमें भी पास्ट और उधर सिंपल वाले लिख देते हैं, तो इधर लिख देते हैं वॉज, इधर लिखते हैं वर, ठीक है। ये सब प्लूरल वाले हैं, प्लूरल फॉर्म के लिए, फर्स्ट पर्सन और प्लूरल के लिए। अब परफेक्ट में क्या होता है? हैड इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? हैड। इसमें से दोनों में हैड, ठीक है, दोनों में सब्जेक्ट के साथ डिड और दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड, यानी सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो वो दोनों के साथ इस्तेमाल होगा। बिल्कुल परेशान मत हो, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे चल रहे समझ में आने लगेगा। और अगला नंबर हम फ्यूचर के लिए जगह नीचे नहीं तो हम यहीं पे लिख देते हैं, फ्यूचर में कौन कौन सी हेल्प है वो इस्तेमाल होगी? शैल या विल, ठीक है, शैल या विल। अब तो विल सभी जगह यूनिवर्सल हो गया, तो हर जगह आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दो ही, फ्यूचर में दो ही हेल्पिंग वर्ड, इसके साथ विल बी, शैल हैव, विल हैव। जैसे जैसे टेंस बढ़ता चला जाएगा परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट में तो आप बढ़ाते चलेंगे, पर मेन चीज आपका शैल और विल ही है, यानी फ्यूचर सबसे इजीएस्ट सेंटेंसेस होंगे आपके, ठीक है बच्चों। तो आइए अब ये इतना समझ चुके हैं कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब को सीखने के लिए कि इतनी प्रेजेंट पढ़ लिए तो ये हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, पास्ट में ये हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे और फ्यूचर में ये हेल्पिंग वर्ब। ये सहायता करती हैं टू अंडरस्टैंड, टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस विच रिलेटेबल, कौन से समय से वो रिलेट कर रही है, ठीक है बच्चों। आइए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं? इंडेफिनिट, हमने पहले ही बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला भाग। तो पहले भाग की पहचान, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए यही सबसे डिफिकल्ट बच्चों को लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट? जब पहचानेंगे तब ना उसको अंग्रेजी में बदलेंगे। हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी समझने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए और इंग्लिश से, हिंदी से अंग्रेजी जानने के लिए आपको पहचान चाहिए, ठीक है। दोनों में पहचान कैसे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होगा बच्चों, उसके लास्ट में हमेशा ही ता है और ती है आएगा, ये हिंदी की पहचान है। लेकिन ये हॉबी को रिप्रेजेंट करता है, हॉबी, इस शौक को। क्या? जैसे मैं पौधों को पानी देता हूं, मैं नहाता हूं, हालांकि उसके लास्ट में ता है ती आता है, लेकिन जब एडवांस आप पढ़ेंगे सेंटेंसेस को तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा ता है ती इंपॉर्टेंट नहीं होता। दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी हॉबी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, आपकी एक्टिविटीज के अंतर्गत हॉबी आती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपने समझ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसमें हॉबी पहचानेंगे कैसे? अगर उसके लास्ट में ता है ती है आ गया तो वो हमारा सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस का वाक्य हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आइए इसको शुरू करते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। देखो, कोई भी सेंटेंस में तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो जितना बड़ा सेंटेंस हो, ठीक है। उसमें सबसे जरूरी क्या चीज होता है बेटा? सबसे जरूरी होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये तीन चीज जान गए तो काम बन जाएगा। तो क्या होता है आपका? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज आपको जानना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, सिंपल क्या होता है पहले वो जान लो। सिंपल का मतलब होता है सरल सेंटेंस जिसमें नहीं ना आए। क्या ना आए? नहीं ना आए, और प्रश्न पूछने का बोध भी ना हो, जैसे राम खाता है, क्या राम खाता है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। सॉरी। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट, मेन वर्ब में यस या ईएस जुड़ता है। क्या जुड़ता है बेटा? यस या ईएस। लेकिन सब्जेक्ट जब हमारा क्या होगा? जब हमारा थर्ड पर्सन होगा तभी हम वर्ब में यस या ईएस जोड़ेंगे। अब थर्ड पर्सन होता क्या है बच्चों? यहां देखो, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। क्या होता है? अगर सब्जेक्ट मैं है या हम है तो उसको फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन को क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू, यू या योर, ठीक है।
जैसे तुम कुछ काम करते हो, राम जैसे तुम खाते हो, तुम नहाते हो, तुम खेलते हो, तो यू। और थर्ड पर्सन अंतर्गत तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं, थर्ड पर्सन के अंतर्गत एनी नेम, कोई भी नाम, राहुल, सीता, गीता, अनीता, मोहन, सोहन, ठीक है, राज, और साथ में एनी नेम और प्रोनाउन के अंतर्गत ही, शी, इट और दे वगैरह आते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है जो हमारे डब्बे में लिखी हुई है प्रेजेंट वाली। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट बस थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लगता है क्योंकि इसमें बहुत पंचायत है, पर एक बार अगर आप करने लग जाओगे तो फिर पंचायत खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो दिखाते हैं। जैसे तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो। देखो हमारे एक टीचर ने कहा था, जिसको मैं मानता हूं कि कोई भी चीज सीखने के लिए माइक्रो टू माइक्रो का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? माइक्रो टू माइक्रो, यानी सबसे माइक्रो MICRO और MACRO मैक्रो। कोई भी चीज सीखने के लिए पहले छोटी चीज, फिर धीरे धीरे उसकी बड़ी चीज सीखनी चाहिए। पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, कोई भी चीज सीखनी है तो हमने इसलिए सबसे सरल सरल सेंटेंसेस पढ़ाना शुरू किया। टेंस खत्म होने के बाद आपको एक एडवांस पढ़ाया जाएगा जिसमें आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लेंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहले तो हम भी पिक करे रहेंगे, फिर आपसे भी क्वेश्चन लेंगे और आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो तुम खाना खाते हो, देखो बच्चों, तो इस प्रकार का टेंस अभी पहले पहचानेंगे। ता है ती आ गया लास्ट में, हाँ जी बिल्कुल आ गया है। तो ता है ती अगर आ गया लास्ट में तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सर जी पहले तीन चीज ढूंढेंगे हम, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, मेन वर्ब ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या काम करेंगे, मान लीजिए तो छोटा लिखा है, बड़ा लिखा रहेगा तो क्या लगाएंगे, हु। क्या लगाएंगे, जैसे ही हम हु ऐड करते हैं सब्जेक्ट सेंटेंस में तो हमें पता चल जाता है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट माने कर्ता। तो कौन खाना खाता है बताओ इस सेंटेंस में, तुम ना खाता है। तो जैसे ही, अब जैसे यहां लिखता सातेंद्र खाना खाता है, तो कौन खाना खाता है, सातेंद्र। तो जब कौन लगा के क्वेश्चन पूछेंगे सेंटेंस से तो हमें सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हमने यू लिख दिया है। ध्यान रखना, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, आई वी यू दे, क्या है, आई वी यू दे, साथ में प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, लड़के लड़कियां, तो उसके साथ यस और यस वाला वर्ब में काम नहीं लगेगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं बच्चों, आई वी यू और दे तत् एवं एंड, आई वी यू दे के एंड क्या लिख दें बच्चों इसके साथ, आई वी यू दे एंड प्लूरल फॉर्म, क्या, प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगता, यस नहीं लगता। ठीक है, यही बस समझना है, यही सरल है। और देखो बच्चों, जिसके साथ सिंगुलर के साथ लगता है, इसको छोड़ करके जो भी वर्ड आएगा सिंगुलर के साथ यस या ईएस ऐड होता है, पर कहां, जिस वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, एस और एच आता है वहां ईएस जुड़ता है। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे। तो तुम इसमें आया है, आई वी यू में आया है, तो इसमें यस या यस नहीं लगेगा। तो पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। काम क्या हो रहा है, खाने का। खाना किस मीन्स होता है, ईट माने होता है, तो यू ईट, क्या हो जाएगा, यू ईट। अब क्या खाता है, फूड, तो FOOD, फूड। ठीक है, इसमें देखो यस या यस नहीं लगा, लेकिन इसी की जगह अगर हम लिख दे कि राज खाना खाता है, क्या बेटा, राज खाना खाता है, समझने वाली बात है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पहले तो कौन खाना खाता है, राज, तो राज सब्जेक्ट हो गया। लेकिन राज आपका सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन भी इसके अंतर्गत आता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही यस या यस लगता है, दे को छोड़ करके। ठीक है, तो राज के पहले लिखेंगे क्या, राज, फिर खाना, खाना का मीन्स होता है ईट, EAT, लेकिन इसमें यस या यस लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा, तो यस या यस लगेगा। और देखो यहां पास यू था तो यस या यस नहीं लगा, सीधे हम बना दिए। जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल, राहुल स्कूल जाता है तो राहुल गोज हो जाएगा, उसमें यस। अब ये देखना है कि इसमें यस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे, है ना। तो देखो हमने बोला था जब वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, यस और यच आए तो ईएस जोड़ देते हैं।
तो देखो इसमें पांचों लेटर में कोई नहीं आया, चारों लेटर में टी आया है। तो जब टी आएगा उन चारों लेटर में कोई नहीं आएगा तो हम सिर्फ यस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अगर ये 4 लेटर आएंगे तो क्या जोड़ेंगे उसके लास्ट में? ईएस। जैसे गो आता तो गो के लास्ट में क्या है? ओ है, तो ओ के बाद हम ईएस जोड़ते। यक्स आएगा तो क्या जोड़ेंगे? यक्स आएगा तो ईएस, एच आएगा तो ईएस, ठीक है। लेकिन इन चारों लेटर के बाद अलावा कोई आएगा तो सिर्फ हम यस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा? यस। ओके, तो हम यहां लिखेंगे राज ईट्स फूड। कोई डाउट? क्लियर हो गया? तो तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। राज खाना खाता है तो राज ईट्स फूड। देखो आपको बता दूं कि बाकी के सेंटेंसेस में उसी तरह बताऊंगा, पर पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप निगेटिव, इंट्रोगेटिव और सब सरल सरल चीजें आप पहले पढ़ लीजिएगा। मतलब कि आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताएंगे, निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कब लगती है, कब नहीं लगती है, सिर्फ इंडेफिनिट वाले में बताएंगे। बाकी पास्ट के आपके जो बताए जाएंगे वो उसी पर आपको पुट करते चले जाना है, यानी उसी चीजें जैसी चीजें हैं बस पुट करना आपको। उसमें सिर्फ नियम बताएंगे कि इसमें वॉज वर्ब लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो आपको जानना पड़ेगा कि निगेटिव के बाद हेल्पिंग वर्ब कब लगाएंगे, निगेटिव कब लगाएंगे, नॉट कब लगाएंगे, वो आपको सीखना है। तो पहले वाले को मैं बढ़िया ध्यान से समझा रहा हूं, पहले वाले यूजेस को। उसके बाद आपको थोड़ी फास्टली चलना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो ये सिंपल सेंटेंस तो आप बना लेंगे अब ताहे तीहे वाला, ठीक है कि नहीं बना पाएंगे? अब हम देखेंगे निगेटिव वाला, तो इसको इरेज करते हैं। अब हम निगेटिव वाले में चलते हैं। अब निगेटिव से आपकी हेल्पिंग वर्ब शुरू हो गया। अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई थी, डू और डज। अब लिखेंगे बेटा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहां लिख दीजिए निगेटिव। क्या? निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगने लगेगी, प्लस वर्ब में अब यस या यस खत्म। अब यस या यस, अगर जैसे राम खाना नहीं खाता आ गया तो यहां वर्ब में यस या यस नहीं लगा करेगी। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट वाला फॉर्म। जैसे वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, गो होता है, दूसरा वेंट होता है, तीसरा गॉन होता है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे यूज करते करते कौन सी होती है। नहीं, कुछ याद करने के लिए हम आपको दे भी देंगे। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, पास्ट पार्टिसिपल है, फ्यूचर है। तो आपको यही तीनों फॉर्म को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप? फर्स्ट इसमें, तो इसमें फर्स्ट का इस्तेमाल आप करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम सेंटेंस लेते हैं। देखिए अब मैं बोलूंगा मैं क्रिकेट नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता, ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें क्या आ गया है? निगेटिव आ गया है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो नहीं जब आ जाएगा तो अब इसका सेंटेंस इस प्रकार से बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट कौन है इसमें? आई। मैं माने आई लगा दिए। अब इसमें भी सीखना पड़ेगा कि आई वी यू दे। अब इसी के साथ निगेटिव के साथ क्या, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ क्या लगेगा बच्चों? निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ अगर इसी प्रकार का सेंटेंस आता है तो उसके साथ हम डू लगाएंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और इस सिंपल के साथ क्या लगाएंगे? डज। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। निगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ कौन सी, निगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ तो लगेगी दोनों में, लेकिन सिंपल वाले सेंटेंस के साथ थर्ड पर्सन के साथ डज, और आई वी यू दे तब प्लूरल के साथ डू लगेगा। ये भी आपको याद रखना। तो सब्जेक्ट आई है, आई किस में आ रहा है? इस वाले में प्लूरल के अंतर्गत, तो इसमें क्या लगेगा? डू। तो आई डू, फिर नहीं है तो नॉट लगा देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डू डज के बाद यहाँ नॉट। पहला वाला देख लो एक बार, फिर आगे के आपको अच्छे से आ जाएंगे। आई डू नॉट। अब प्ले माने वर्ब क्या है आपकी? खेलना। तो क्या मीन्स खेलना होता है? प्ले माने। आई डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते आप? क्रिकेट। तो अब ये लिख दिए, कितना सरल है। अब यहीं पे अगर नहीं ना होता तो आपका ये हेल्पिंग वर्ब ना लगता, आई प्ले क्रिकेट हो जाता। अब यहाँ पे आ गया है कि नहीं खेलता है तो नॉट लगाना पड़ेगा, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक बच्चों, निगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक क्वेश्चन का आंसर यस या नो बस में देना पड़ता है। किसमें? यस या नो में। जैसे क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी? तो तुम बोलोगे यस या तो नो, ऐसे ही बोलोगे। तो उसी प्रकार से
हम इसमें भी करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जैसे हमने अभी बोला ना डू यू नो मी, तो डू डज पहले लग गया, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सबसे पहले लग जाएगी। तो डू और डज फर्स्ट, किसको देखकर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब देख के किसको लगाएंगे, हमें सब्जेक्ट को देख करके, किसको, सब्जेक्ट। जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा वैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत बच्चों? एक चीज और ऐड करना है, इंट्रोगेटिव। क्या ऐड करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, साइन जरूर ऐड करना, नहीं तो वो इंट्रोगेटिव रहेगा नहीं। तो सेंटेंस जैसे लिख देता हूं, क्या आप, क्या तुम, या क्या मोहन, क्या मोहन खाना पकाता है, खाना छोड़ देते कुछ और भी पकाते हैं, खाना, पत्र लिखता है, क्या मोहन पत्र लिखता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न पूछ रहा है ना, क्या मोहन पत्र लिखता है, तो इंट्रोगेटिव का रूल हमने बताया, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर लगाया जाता है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, मोहन थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, इसके साथ क्या लगता है, डज। कोई नेम हो, ही सी इट हो, तो उसके साथ डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। तो मोहन नाम है तो पहले आप लगा दिए डज। बहुत सारे लड़के गलती करते हैं, क्या लिखा रहता है तो व्हाट की स्पेलिंग लिखने लगते हैं। इस तरह सेंटेंस में वन वर्ड आंसर में यस या नो में क्या की स्पेलिंग नहीं लगाई जाती है। अगर डज या डू लगा है, इज एम आर लगा है, या विल लगा है, या शैल लगा है पहले, तो आप समझ जाइए कि उसमें क्या ही होगा, क्या ही होगा। ठीक है, जैसे लिखते हैं इज इट ट्रू, क्या यह सही है, अंग्रेजी तो व्हाट नहीं बोले, लेकिन फिर भी क्या कैसे आ गया, तो वही समझने वाली बात है। ठीक है बच्चों, बेसिक रूल है, वन वर्ड आंसर में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम लगाते हैं। तो डज लगा दिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो डज मोहन, फिर वर्ब क्या है आपका, लिखना, तो राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट ही होता है, डज मोहन राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिखता है, पत्र, तो लेटर, डज मोहन राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव लगा देंगे। समझ में आ गया बेटा? अब आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव के साथ जब निगेटिव भी आता है, जैसे क्या मोहन पत्र नहीं लिखता है, क्या। अभी एक बात ध्यान रखते जाओ, हम कौन सा चीज पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, और इंडेफिनिट की पहचान पहले क्या होती है, ता है, ती है, या हॉबी। सिंपल सेंटेंस के साथ वर्ब में यस या यस लगता है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब लगने लगती है डू या डज। हमने बता दिया है डू कहां लगती है, कहां डज लगती है, उसके बाद पुट करते चले जाएंगे। तो हमने बताया, एक बार आपको सारे पॉइंट बताएंगे, अगले वाले सेंटेंस से कॉन्टिन्यूअस से आपको सिर्फ समझाऊंगा, हर चीज के लिए नहीं बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव क्या होगा, निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, इफ द क्वेश्चन बट इन मिडिल क्या होता है, पहली बार बस समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इरेज करते हैं और हम आगे आपको समझाते हैं कि अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ में आ जाए। जैसे अभी हमने बताया, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, हाँ, तो जैसे हमने सेंटेंस आपको दिया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ये बनाना है हमको, तो इसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब बेटा डू या डज। देखो आपको ये याद करनी बात नहीं है, समझने वाली बात है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट, और कभी कभी आप हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, या तो आप सब्जेक्ट के साथ नॉट लगाइए बाद में अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। साथ में इंट्रोगेटिव है तो आपको ये क्वेश्चन मार्क्स लगाना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मान लीजिए आपको सेंटेंस दे दिया कि क्या हम नहीं पढ़ते हैं, क्या हम नहीं पढ़ते हैं। देखो इसमें नहीं भी आया है, प्रश्न भी पूछा है बच्चों, है कि नहीं, क्या हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हम नहीं पढ़ते तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, क्या हम नहीं पढ़ते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू या डज लगती है, हम किस जगह में क्या लगाते हैं, डू लगाएंगे, डू, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी, और फिर क्या लगाएंगे, नॉट, है कि नहीं। हमने बताया हेल्पिंग वर्ब डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो डू वी नॉट, फिर क्या नहीं करते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ते नहीं है, डू वी नॉट रीड, क्या हम पढ़ते नहीं हैं, क्या हम नहीं पढ़ते हैं, वही चीज आ जाती है। ठीक है बच्चों,
अब आगे चलते हैं, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया ना। अब आता है इफ द क्वेश्चन वर्ड इन मिडिल, ये जो क्या है बीच में अगर आ जाएगा तब कैसे बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इफ द क्वेश्चन वर्ड इन मिडिल जब आएगा तो देखो उसके लिए नियम क्या होता है। इफ द क्वेश्चन वर्ड इन मिडिल, मैं आप लोगों को बता रहा हूं सिर्फ इस वाले बस का हम बताएंगे कि आपको कहां पे कैसे लिखना है, कैसे ये पुट करना है, हेल्पिंग वर्ब कब पुट करना है, निगेटिव में कहां पुट करेंगे, इंट्रोगेटिव में कहां पुट करेंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में कैसे पुट करेंगे। बाकी अगले वाले में सेंटेंस हम धड़ाधड़ बताएंगे आपको, सिर्फ नियम बताएंगे कि यहाँ डू कहाँ लगेगा, डस कहाँ लगेगा, वॉच कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा, वर्ब में थर्ड सेकंड फॉर्म कहाँ लगेगी, कहाँ आईएनजी लगेगा। बाकी आपको सेंटेंसेस ये मेमोराइज करना है कि कब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कब सब्जेक्ट, कब नॉट लगेगा, ठीक है। तो चलिए इफ द क्वेश्चन वर्ड मिडिल का क्या होता है, जब प्रश्नवाचक बीच में आ जाए, जैसे हम क्या नहीं पढ़ते हैं या हम क्या पढ़ते हैं, उसमें उत्तर देना पड़ता है, ये वन वर्ड आंसर नहीं होते हैं। क्या पढ़ते हैं तो बताना पड़ेगा, अंग्रेजी हिंदी क्या पढ़ते हैं, तो उसका नियम क्या होगा, पहले ऐसे शब्द को क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यानी अब व्हाट अगर बीच में क्या आया है तो उसके लिए हम व्हाट लिखेंगे, शुरू में आया तो उसकी स्पेलिंग नहीं, लेकिन बीच में आया तो उसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डस, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव का साइन जरूर लगाएंगे। अब देखिए एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे महरूम कैसे भोपाल जाती है, महरूम कैसे भोपाल जाती है। अब देखो क्यों, कैसे, कब, ये सब क्या है, प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं, है कि नहीं। तो कैसे हाउ माने होता है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, तो पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, तो क्वेश्चन कैसे बीच में आया है तो पहले इसकी स्पेलिंग बनाएंगे, तो हाउ क्या लिख देंगे बेटा, हाउ। उसके बाद हमने बोला हेल्पिंग वर्ड डू या डस, तो महरूम को देखो, महरूम किसी का नाम है और किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, डस लगता है। हाउ डस, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट कौन है, महरूम, कौन जा रहा है, भोपाल, महरूम जा रही है, तो हाउ डज महरूम। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, हाउ डज महरूम गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो वेंट गॉन, तो फर्स्ट फॉर्म गो। हाउ डज महरूम गो टू, कहां जा रही है, भोपाल जा रही है, तो भैया भोपाल लिख देंगे और इंट्रोगेटिव का साइन लगा देंगे, कोई दिक्कत, बहुत इजी है। हाउ डज महरूम गो टू भोपाल। अब स्कूल जैसे हो जाता महरूम क्यों भोपाल जाती है, ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है। जैसे यहां लिखा क्यों, क्या लिखा जाएगा, महरूम क्यों भोपाल जाती है, तो हाउ की जगह हम क्या लिख देते हैं, वाई, क्योंकि वाई माने क्या होता है, महरूम क्या भोपाल जाती है। अगर यहां बीच में क्या आता तो हम क्या लिखते बेटा, व्हाट लिखते, इसको काट देते। अगर कैसे है, कैसे रहता तो हाउ, क्यों रहता तो वाई, और क्या रहता तो व्हाट। बाकी सारी की चीज उसी प्रकार लिख देंगे। कोई डाउट है? I don't think so to have doubts, but please clear it if you have doubts. You can ask me and you can comment it. What do you like it? And what can I improve that my sentences to make it and translation. Okay बच्चों, तो अब आगे चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आखिरी आता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। जब इफ द क्वेश्चन वर्ड इन मिडिल निगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो, इसी वाले को बढ़िया कायदे से पढ़ा रहे हैं। देखो, इफ द क्वेश्चन वर्ड इन मिडिल विथ नॉट, नॉट भी आए उसके साथ, जैसे महीना या मदीना, मदीना स्कूल से क्यों नहीं आती है, मदीना स्कूल से क्यों नहीं आती है। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा है, मदीना स्कूल से क्यों नहीं आती है। ठीक है,
इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे बच्चों? सेम वही चीज, बस थोड़ा सा इसमें जहां इफ द क्वेश्चन वर्ड उसकी स्पेलिंग पहले बनाएंगे और इसमें नॉट जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? नॉट। आपको बताएं इफ द क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग पहले बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं डू या डज, प्लस नॉट लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस अदर वर्ड। ये नियम याद नहीं करना है, एक बार आप पिक कर लेंगे ना तो आपसे बनता जाएगा कहां नॉट लगाना है कहां नहीं। ठीक है, ये कोई याद करने के लिए स्ट्रक्चर में मैं बता नहीं रहा हूं। अब देखिए तो पहले लिखेंगे क्या? क्यों। तो पहले इसकी स्पेलिंग बना दिया आपने, वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। तो मदीना एक लड़का है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ डज, तो मदीना डज नॉट, नहीं आया तो नॉट। अब वाई डज नॉट मदीना। कभी कभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर नॉट सब्जेक्ट के बाद लगा दें। हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप, वाई डज मदीना नॉट लगा सकते हैं, ये भी सेंटेंस सही है, वो भी सेंटेंस सही रहेगा। तो वाई डज नॉट मदीना। अब देखो कम है यहां, क्यों नहीं आती है? आना का माने होता है कम। वाई डज नॉट मदीना कम फ्रॉम, कम फ्रॉम माने से स्कूल। ठीक है बच्चों, गो के लिए हमेशा टू और कम के लिए हमेशा फ्रॉम लगता है, ये भी आप कॉमन सेंस समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंसेस हो गया इंडेफिनिट का। तो इंडेफिनिट का आपका पहचान हमने फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। इंडेफिनिट सेंटेंस में डू या डज लगता है। डज आपका हेल्पिंग वर्ड तब लगता है जब आपका सिंगुलर नंबर हो और थर्ड पर्सन हो। क्या हो? सिंगुलर और थर्ड पर्सन, जिसको ही सी इट और एनी नेम, वो वहां थर्ड पर्सन भी लिखा है। एनी नेम क्या होता है? कोई का नाम रीता, सीता, गीता, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ यस या यस लगता है, सॉरी प्लूरल के साथ डू लगता है, ये आपको ध्यान रखना। यस या यस सिंपल बस वाले को अगर आप समझ गए तो आप निगेटिव इंटरोगेटिव को बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो अब हम आपको ये 6 पार्ट नहीं बताएंगे, बस सेंटेंस बताते चले जाएंगे और करते आपको चले जाएंगे। अब हम धीरे से चलेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये एक वाला हमारा समाप्त हो गया है मामला, अब हम चलेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है बच्चों, तो चलिए लिखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे कि भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये होती है कि लास्ट में रहा है, रही है आदि आता है। ठीक है, और इसमें लगातार काम चलने का बोध होता है। थोड़ा सा वीडियो रोको, क्या कर रहे हैं? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पहचान क्या होती है? कोई काम लगातार चल रहा होता है। क्या? जैसे मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं। अगर इस तरह के सेंटेंसेस है तो समझ लीजिए कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का वाक्य कर रहे हैं। तो इसकी बेसिक पहचान होती है हिंदी की, रहा है, रही है, रहे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब ये वाली लगेगी। कौन सी? इज, एम, आर। डू डज का काम खत्म हो चुका है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम इज, एम, आर को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे सेंटेंस क्या होता है, अब आपको बेसिक सिंपल, इसमें सिंपल के साथ भी वही लगेगा, निगेटिव के साथ भी वही लगेगा, इंट्रोगेटिव के साथ भी वही लगेगा, कोई भी बदलाव नहीं है। बस पहले वाले में आपको दिक्कत थी, इसमें सब के साथ वही चीज लगेगा। क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब का आईएनजी। क्या लगेगा बच्चों? वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। बहुत इजीएस्ट सेंटेंस है ये ट्रांसलेशन का सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर हो, सभी में कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी ही लगता है वर्ब में। ठीक, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अभी देखो समझो, इज किसके साथ लगेगा बच्चों? इज जो लगेगा वो थर्ड पर्सन के साथ लगे, ही, सी, इट। किसके साथ? ही, सी, इट। एनी नेम, एनी नेम के साथ इज, आई बस के साथ एम, और प्लूरल के साथ, ये जो प्लूरल वाली फॉर्म लगाए थे जहां डू लगाए थे, अब वहां उसकी जगह क्या लगेगा? आई को बस हटा दो तो आर लगेगा। अब इन सब के साथ आर लगेगा और इन सब के साथ इज लगेगा, आई बस के साथ एम लगेगा। बस इतना सा तो कॉन्सेप्ट है। आई के साथ क्या लगता है? आई एम बोलते नहीं हो। और ही, सी, इट और किसी के नेम के साथ क्या लगेगा? इज। और वी, यू, दे प्लूरल नंबर, लड़के लड़कियां बहुत सारे हैं तो क्या लगेगा उसके साथ? आर।
देखो अभी एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। जैसे एक ही हम लेंगे और उसके सारे पार्ट बनाएंगे। जैसे मोहन या अखिल, अखिल लिख लेता हूं बच्चों, अखिल मेला, अखिल क्या, अखिल गाड़ी चला रहा है, अखिल गाड़ी चला रहा है। ठीक है बच्चों, ये सिंपल हो गया। तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, अखिल है जी, बिल्कुल अखिल है। अखिल इज, अब अखिल कोई नेम है, थर्ड पर्सन है तो उसके साथ इज ही लगेगा। अखिल इज ड्राइविंग, ड्राइव माने कार चलाना या गाड़ी चलाना होता है, तो ड्राइव में आईएनजी लगता है, हमने बताया आपको। तो अखिल इज ड्राइविंग, अब वैन माने गाड़ी होती है तो वैन या कार भी लिख सकते हैं, लेकिन कार है नहीं। समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसी का अगर कोई निगेटिव बनाने के लिए बोले कि सर अखिल गाड़ी नहीं चला रहा है, तो यहां अखिल के बाद इज के बाद क्या बनाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला याद करो। तो क्या हो जाएगा, अखिल का अखिल ही रहेगा, इज के साथ इज ही रहेगा, यहां नॉट लग जाएगा और ड्राइविंग का ड्राइविंग ही रहेगा और वैन का वैन रहेगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब इसी का बोले कि क्या अखिल गाड़ी चला रहा है, क्या पहले आ गया, तो क्या जब आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर लग रही है, तो क्या लगेगा, इज अखिल ड्राइविंग वैन। ठीक है, अब यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या अखिल गाड़ी नहीं चला रहा है, तो इज अखिल नॉट लग जाएगा, ड्राइविंग वैन। समझ में आ गया। पहले वाले सेंटेंस को बस देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट के, बाकी सारे सेंटेंसेस इजी वे में हो जाएंगे आपके। हेल्पिंग वर्ब कब लगानी है आपको, बाकी जैसे कि इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने में क्या सीखना पड़ेगा, सिर्फ ये सीखना है कि जैसे कॉन्टिन्यूअस में क्या हेल्पिंग लगती है, सर इज एम आर लगती है। कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग लगती है, तो सर ही सी इट, और किसी नेम यानी थर्ड पर्सन के साथ इज लगेगा। आई बस के साथ अगर सब्जेक्ट आई हुआ तो एम लगेगा, और आई वी यू दे प्लूरल नंबर के, सॉरी वी आई को छोड़कर वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ सर आर लगेगा। बस ये ध्यान रखना। ऐसे हैज हैव होता है और वर्ब का आईएनजी लगेगा, तो ऐसे ही आपको बस ये चीजें याद रखनी। बाकी आपको हमने नियम बता दिया है कि निगेटिव में कहां लगाएंगे, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव में वर्ड बीच में आ गया तो कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हम आपको बता दिया हूं। यानी सबसे सरल इजीएस्ट फॉर्म है आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से अगर आपको समझाना चाहें तो देखो, इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर और सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे थर्ड पर्सन, एनी नेम, एनी नेम। अगर हमारा सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट अगर ये रहेगा, सिंगुलर फॉर्म रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा, कोई नाम रहेगा, तो हम इज लगाएंगे। ठीक, अगर हमारा सब्जेक्ट आई आ गया तो आई के साथ सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब एम, और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, वी यू दे और प्लूरल आ जाए, क्या आ जाए, प्लूरल फॉर्म आ जाए, तो उसके साथ हम ए आर ई लगाएंगे। बाकी आपको वही सारे नियम इस्तेमाल करना है। ठीक है, के अंतर्गत आ जाते हैं बच्चों। ठीक, कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया। परफेक्ट की पहचान क्या होती है, पहले सबसे पहले हम क्या जानते हैं, पहचान न जानते हैं। पहचान हमारी होती है सब्जेक्ट, सॉरी कोई काम हो चुका होता है। जब परफेक्ट का मतलब ही होता है काम पूरा होना, तो जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये अगर आ गया तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन सिर्फ इतनी पहचान से नहीं कि पता लग कोई चीज में चुका है नहीं आया तो वो सेंटेंस नहीं होगा परफेक्ट का, बिल्कुल होगा। जैसे मैंने पुस्तक खरीदी है, मैंने लिखा है, मैं नहाया हूं, तो ये सेंटेंस भी हमारे किसके होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के। तो कैसे जानेंगे सर जी, इसमें तो सिर्फ चुका चुका आपने लिख दिया। तो देखो बच्चों, बहुत आसान तरीका है। अगर आपके अंत में क्या, ऐसे सेंटेंस के अंत में आ से औ तक की मात्रा है, औ तक की मात्रा है, और है आ जाए, क्या आ जाए, है, तो वो सेंटेंस किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे मैंने पुस्तक खरीद ली है, मैंने पुस्तक खरीद ली है। ठीक है बहुत सारे बच्चों, तो बड़ी की मात्रा है और उसके साथ है भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए कि आ से औ तक के बीच में ना बड़ी की मात्रा आता है,
तो ये सेंटेंस है भी आया है और बड़ी की मात्रा भी लास्ट में है, तो ये किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। इसका अगर चुका में निकालेंगे तो भी सही सेंटेंस होगा, मैं एक पुस्तक खरीद चुका हूं, अर्थ वही होगा, लेकिन कभी कभी सेंटेंस ऐसे ही आता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये परफेक्ट का नहीं है कि सर जी चुका चुका ढूंढा, आ से लेके अ तक की मात्रा के साथ है आए तो भी वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। अब मैंने आपको बताया था बेसिक चीज बताऊंगा मैं, तो इस वाले में क्या बेसिक है? वही सब्जेक्ट, वही हेल्पिंग वर्ब, वही मेन वर्ब, वही होती है। बस इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगेगी। क्या लगेगी? हैज और हैव। ठीक है बच्चों, अब हैज किसके साथ लगेगी? तो ही, सी, इट, सिंगुलर, एनी नेम एंड सिंगुलर के साथ, एनी नेम एंड सिंगुलर। अगर सिंगुलर या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आता है हमारा, क्या आता है? सब्जेक्ट अगर हमारा ही, सी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर या थर्ड पर्सन आता है तो हम क्या लगाएंगे बेटा? हैज। क्या लगा देंगे? हैज लगाएंगे। ठीक है, अब इसी को छोड़ करके वो चीज आ जाए तो हैव लगा दीजिए, लेकिन आपको मैं समझा देता हूं। अब ये हैव कब लगाएंगे? आई, वी, यू, दे और प्लूरल आ जाए। क्या आ जाए? लड़के, लड़कियां, किताबें, बहुत सारी चीजें आ जाए तो उसके साथ हम लगाएंगे हैव। ये चीज समझ में आ गई? हैज और हैव कहां लगाएंगे? अब चीज आती है, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने वर्ब बताई थी, गो, वेंट, गॉन बताई थी ना वर्ब, तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। कौन सी फॉर्म? हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म, कभी भी इस्तेमाल करें। जैसे अभी मैंने सेंटेंस लिखा था, उसको बनाना पड़ेगा हम लोगों को। क्या सेंटेंस लिखा था? मैंने पुस्तक खरीद ली है, यही लिखा था ना? पुस्तक खरीद ली है। तो चलिए इसको बना देते हैं। तो क्या होगा? आई, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आई के साथ क्या जोड़ेंगे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब? आई, इसमें आता है हैव, आई हैव। अब बाय का क्या होता है? थर्ड फॉर्म, खरीदना, बॉट, BAUGST। आई हैव बॉट, अब पुस्तक का माने होता है बुक, आई हैव बॉट अ बुक। बस, तो ये समझ में आ गया। सब्जेक्ट उसी तरह जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाए थे, फिर उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है और ऑब्जेक्ट लग जाता है, बाकी वही चीज है। अब यही चीज मैंने पुस्तक नहीं खरीदी है तो हैव नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बॉय ए बुक। क्या हमने पुस्तक खरीदी है? क्या मैंने पुस्तक खरीदी है? तो यहां हो जाएगा हैव पहले आ जाएगा, हैव आई बॉट ए बुक। मान लीजिए अगर सीता आ जाता तो हैज हो जाता। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से निगेटिव इंट्रोगेटिव मेन चीज क्या है आपका? इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज और हैव लगेगी, हैज किसके साथ लगेगी? और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी वही सेंटेंसेस है, निगेटिव के साथ, इंट्रोगेटिव के साथ क्या, कहां, कैसे लगेगा, क्या करेंगे। तो मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया तो उसके लिए हम थोड़ा बता ही देता हूं, क्योंकि 10वीं में कभी कभी आ जाता है, पूछता है ये सेंटेंस किससे रिलेटिवली है, तो मैं समझा देता हूं। चलो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? वही मैं, रहा है, रही है। क्या बच्चों? रहा है, रही है। तो आप लोग कहेंगे सर जी तो ये तो आप बता चुके हैं कॉन्टिन्यूअस में, है कि नहीं? लेकिन रहा है, रही के साथ साथ समय की जानकारी हो, टाइम की जानकारी, किसकी? टाइम की जानकारी हो, तब आप कहेंगे। जैसे मैं इस विद्यालय में 2 साल से पढ़ा रहा हूं, तो रहा है, रही तो आया है, लेकिन साथ में क्या आया हुआ है? समय की जानकारी आई है। तो जैसे, तो क्या होगा? आई हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव बीन, हैव हैज के साथ क्या लग जाएगा? बीन। अब मैंने आपको बता दिया हैव किसके साथ लगेगा, कौन से सब्जेक्ट साथ? बीन। और हैज किसके साथ लगेगा? हैव हैज दोनों बता ना दिया अभी लिख करके यहां पास, उनके साथ ही लगेगा, बस उसमें एक चीज जुड़ जाएगा, बीन। तो मैंने क्या सेंटेंस बोला था? मैं इस पाठशाला में, इस पाठशाला में 2 साल से पढ़ा रहा हूं, 2 साल से पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं? तो आई हैव, अब इसमें बीन जुड़ जाएगा, आई हैव बीन, और वर्ब में ING इसमें जुड़ता है। आई हैव बीन स्टडीइंग, आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल, इन दिस, इस स्कूल, कब से पढ़ा रहा हूं? तो इसमें फॉर लगेगा। क्या लगेगा? फॉर 2 ईयर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सिंस कहां लगता है सर, फॉर कहां लगता है?
तो जब टाइम नंबर में हो, काहे में हो, टाइम नंबर में हो, जैसे 2 दिन, 2 साल, 4 महीने, 5 दिन नंबर में हो, तो आप लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे, फॉर। और जब टाइम सुबह शाम, सुबह शाम दोपहर यह है, तो आप यहां पे लगाएंगे सिंस। या सन आ जाए, जैसे 1971 नंबर में तो लिखा है लेकिन सन है ये, तब भी हम सिंस लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।